हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और उसी में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक का नाम भी यही है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, एक्चुअली मैथमेटिकली हम देखते हैं, जब हम मोशन स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक है आपका पोजीशन, और इसके साथ आप देखते हैं कि टाइम के साथ उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जो आपका पोजीशन है वो असल में क्या है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। यानी कि पोजीशन है वो अपने कोऑर्डिनेट और एक साथ में फंक्शन ऑफ टाइम है। या फिर कई बार ऐसा दिया हो सकता है कि एक्स बराबर है फंक्शन ऑफ टाइम, एफ फॉर फंक्शन, की एफ एक्स जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। इसका मतलब कि दो चीजें हैं, कि एक तो आपका पोजीशन हो गया, एक आपका टाइम हो गया। ये दो चीजें ही हैं। अब हमें ये देखना कि अगर हम इनमें कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और सिंप्लिसिटी के लिए हमने स्ट्रेट लाइन मोशन लिया है। तो इसी में हम जो पहला पॉइंट है वो नोट कर लेते हैं। वो है ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम। तो इसमें क्या है, पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि उसे आसानी से समझा जा सकता है। फिगर है इस पॉइंट से लेकर के हमने कुछ दूरी तय करी है, ये। और इसमें हमारे पास पॉइंट ओ है, इसमें यहाँ कहीं पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी है, और ये कोई पॉइंट यहाँ तक हम ले लेते हैं, ये पॉइंट सी है। इसको इतना रखते हैं सी पॉइंट तक। और इसमें जो टाइम है ये मान लीजिए इक्वल टू 0 टाइम है। अब वो ए पॉइंट पे जो पहुंचता है आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 3 आवर। यहाँ इसको मैं साथ साथ टाइम लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए सुबह के मैंने ले लिया 9 बजे है, 2 घंटे बाद ऑब्वियस सी बात है 11 बजे होंगे। और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 1 घंटा लगाया, तो यहाँ 12 बजे होंगे, 12 नून। और जो लास्ट है, मान लीजिए कि यहाँ तक के 5 घंटे लगे हैं, 5 आवर, तो ये आपका हो जाएगा 2 PM। और जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर। और यहाँ से जो लास्ट तक की डिस्टेंस है वो है आपकी 140 किलोमीटर। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि इतना इतना वो चला होगा। अब हमें फिगर को देख करके, मैं इस फिगर को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये मान लीजिए फिगर ए है, इसी में ये पार्ट बी है, दोनों इसी के केसेस। तो सच कोई इश्यू नहीं है। ये फिगर, तो इसमें वन बाय वन हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं और उनको देखेंगे कि क्या वो पॉइंट वैलिड है, हम जो लिख रहे हैं क्या वो पॉइंट सब एक एक करके कंक्लूड हो रहे हैं। तो
we can conclude following points। हमें फिगर को देख करके, फिगर को समझ करके हम यह पॉइंट जो है कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस, क्योंकि हम टाइम के देख रहे हैं कि टाइम में क्या चेंज आ रहे हैं। टाइम एक्सिस कैन बी shifted at any point on the time axis। पहला पॉइंट है कि जो, एक मिनट, इसे मैंने फिगर बी नहीं बनाया है, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि मैं फिगर बी बना पाऊँ। फिगर बी में हमें क्या किया, मैं टाइम चेंज करना है। मैंने टाइम चेंज करके आपको ग्राफ शो नहीं किया है। तो फिगर बी क्या होगा, ये सेम हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट सी, ये पॉइंट ओ है। पर अब की बार क्या है कि ये t इक्वल टू -3 आवर है, और जो यहाँ पर है ए पॉइंट पे ये t इक्वल टू -1 आवर है। ये क्यों लिया मैं बताऊंगा आपको, -1 आवर, t इक्वल टू -1 आवर, क्योंकि अब की बार हमने इसको रेफरेंस को शिफ्ट किया है, बी पॉइंट शिफ्ट किया, हमारा ओरिजिन जो है t इक्वल टू 0 ये है, और ये आपका t इक्वल टू 2 आवर। तो अब शायद ये थोड़ा ठीक हो जाएगा और इसको हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे। ये फिगर भी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमने कंक्लूड किया है वो है कि द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड एट एनी पॉइंट। आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए पॉइंट जो है, मुझे कहा जाए कि आपको पॉइंट बी पे आपका रेफरेंस शिफ्ट कर दिया है, तो जो ओरिजिन पहले हमने ओ लिया था वहां पे पहले पे डिफरेंस 3 घंटे का था, 3 आवर का, और यहाँ भी जो डिफरेंस है वो 3 आवर का ही निकल के आएगा। हमने सिर्फ रेफरेंस शिफ्ट किया है कि हम मेजरमेंट बी पॉइंट से ले रहे हैं, तो इसको टाइम जो है t0 से रेफरेंस से पहले का टाइम हो गया ये, और जो सी पॉइंट का ही t0 के बाद का रेफरेंस का पॉइंट हो गया। तो बाद का टाइम हमने पॉजिटिव लिया है और पहले का टाइम हमने नेगेटिव लिया है। आप देखेंगे टाइम इंटरवल, आप चाहे इस बी फिगर को लेकर के आप चाहे डिफरेंस निकालें टाइम इंटरवल, चाहे ए को निकालें। जैसे अगर मुझे कह दे कोई कि आपको टाइम इंटरवल ए भी निकालना है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 3 आवर है, यहाँ पे 2 आवर है, तो 3 आवर माइनस 2 आवर, ये आपका जो टाइम है 1 आवर ही इंटरवल निकल के आएगा। इस केस में भी अगर मुझे कोई कह दे कि आपको टाइम इंटरवल निकालना है ए बी के बीच का, तो जो फाइनल टाइम है t इक्वल टू 0 है, 0 माइनस 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 प्लस, और ये 1 आवर है आपका, इधर ये 1 आवर है, तो अगेन जो टाइम है 1 आवर निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन शिफ्ट करने से हमारे जो टाइम इंटरवल पे है ना कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो हम जो टाइम है वो चूज कर सकते हैं, ओरिजिन को हम शिफ्ट करके रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। और जो आपके पास इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो जो दूसरा पॉइंट है, द टाइम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट is taken as negative and positive for the right side। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड का टाइम हमने पॉजिटिव लिया, लेफ्ट का हमने नेगेटिव लिया है। वो हमने कंसिडर किया कि जो टाइम आने वाला है और जो टाइम बीत चुका है
उसको हमें साइन के साथ कैसे डील करना है। और इसके बाद आपका नेगेटिव कोऑर्डिनेट on the time axis indicate that the object had reached that point at a time which was before the origin। यानी कि जब हमने इस टाइम को, व्यू पॉइंट को हमने जब ओरिजिन कंसिडर किया था, इस व्यू पॉइंट को जब हमने ओरिजिन कंसिडर किया था, तो इसका मतलब है कि ये टाइम जो है, ये जो घटना पहले घट चुकी है, यानी कि ये पहले वाला टाइम है कि अब तक व्यू पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, तो वो टाइम जो है पास्ट का टाइम है, वो उस टाइम पे पहुंच चुका है। अगर वो भी पॉइंट पे आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेफ्ट साइड के पॉइंट वन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और इसके बाद एक और पॉइंट है नंबर 4, द टाइम इंटरवल। इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 points on the time axis does not change due to a shift in the origin of the time axis। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने जब ओरिजिन शिफ्ट किया था तो उसे टाइम इंटरवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टाइम इंटरवल है कि इन दो पॉइंट के बीच में, वो सेम ही निकल गया। तो इसी तरह हम देखेंगे कि पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए है पॉइंट बी, origin, unit and direction for position measurement। तो इसी तरह हम पोजीशन जो मेजरमेंट होगी उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो देखते हैं। अगेन उसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जो आपका पॉइंट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट आपका x इक्वल टू 0 है। अब की बार टाइम की जगह हमने पोजीशन कंसीडर किया है। ये पॉइंट आपका a है जहां पे आपकी डिस्टेंस आ गई x इक्वल टू 80 किलोमीटर। उसके बाद कोई पॉइंट b है, यहाँ पे मान लीजिए 100 किलोमीटर आ गया। और ये कोई पॉइंट c है, यहाँ पे आ गया आपका 140 किलोमीटर। इससे आगे हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसी तरह एक दूसरा ग्राफ है जिसमें मैं इस ओरिजिन को, ये वाला आपका ओरिजिन था, इसको शिफ्ट करेंगे। तो अगर इसको शिफ्ट करेंगे तो एक बार इसको लाइन को ड्रा करते हैं। इसमें अगेन ये पॉइंट आपका है ओ, पर अब की बार जो ओरिजिन है उसको हमने लिया है बी पॉइंट पे। आपका यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है तो ओ पॉइंट आपका होगा, देखिए ओ और बी, ए बी के इसमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इससे लेफ्ट साइड है। तो अगेन इसको
माइनस नोट कर दे रहे हैं, ये आपका 20 का डिफरेंस है, तो यह जाएगा -20 किलोमीटर। और ये आपका पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, 100 से 140 यानी 40 किलोमीटर, तो इसको 40 किलोमीटर हम नोट कर रहे हैं। इस फिगर को समझने से ही हमें क्लियर हो रहा है कि क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, कौन सी चीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा। हम ओरिजिन चेंज कर रहे हैं तो कोई टाइम इंटरवल या ऐसी कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, मतलब पोजीशन जो है, 2 पॉइंट के बीच की जो पोजीशन निकालेंगे वो सेम निकल के आएगी, और यही पॉइंट हमें नोट करने हैं। तो ये 2 केस हैं, तो इनके भी हम कुछ पॉइंट जो कंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है द origin of the position axis can be shifted at any point। यानी कि जो पोजिशन एक्सिस है उस पे ओरिजिन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ओ को उठा करके यहाँ पे x = 0 बी को बना दिया है। अब ऐसा करने से क्या हमारा जो डिस्टेंस ए बी है या ए सी निकालने का चेंज हो जाएगा, तो उसका भी पॉइंट हम आगे नोट करेंगे। पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ, पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस measured to the right of the origin are taken positive, and the distance measured on the left of the origin taken as negative। तो तीसरा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, in the case of motion along a vertical line। वर्टिकल लाइन का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा ये नहीं कि एक्स मोशन हो, कि आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो कि वाई मोशन हो, वाई डायरेक्शन में। तो द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द ओरिजिन। अबव द ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए पॉइंट है और ये आपका स्ट्रेट लाइन है अलोंग वाई, ये वाई है तो ये -y हो गया आपका, एक्स के लोग हम ले नहीं रहे हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस होंगी पॉजिटिव होंगी, ये वाली होंगी आपकी नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर अबव द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव and below the origin are taken as negative। नंबर 4, नंबर 4 जो पॉइंट है, द डिस्टेंस between two locations does not change due to a shift in the
ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है कि अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे, इसी में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो केस है उसमें मैं अगेन ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ। तो जो बी है इसमें 100 किलोमीटर है और ए जो है 80 किलोमीटर है, तो ये निकल के आएगा 20 किलोमीटर। वहीं दूसरा केस आपके पास बी केस है, इसमें अगेन मैं निकाल रहा हूँ, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हमने इसमें ओरिजिन शिफ्ट किया है, यहाँ पे ओरिजिन 0 है बी पे और ए पे आपका है -20, यानी कि -20। अगेन आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है, जो लेंथ हम निकाल रहे हैं ए टू बी, वो अगेन 20 किलोमीटर निकल के आ रही है। तो यानी कि अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट कर देंगे, तो उससे जो डिस्टेंस हमें निकालनी है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर क्वांटिटी और स्केलर। और इसी तरह से हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर्स। तो इसमें है स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स। इसमें क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स। यानी कि जिसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस ना हो, मतलब कि डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो कि डायरेक्शन चेंज होने से उसका अगर वैल्यू चेंज हो रहा है, अगर वो वाला केस नहीं है, जिसका ओनली ऑन जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसको हम बोलते हैं कि वो एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास है, मास को आप उलट पुलट करके कहीं भी कैसे भी रख दीजिए, डायरेक्शन इसकी ओरिएंटेशन चेंज होने से मास से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपका लेंथ है, आप लेंथ का मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए आपने ए से बी तक पाथ फॉलो किया, फिर बी से पाथ सी फॉलो किया, तो आप देख रहे हैं मान 10 है, ये 20 है, तो आप इनको जोड़ के निकाल सकते हैं कितना ये 10 और 20 30, यानी कि 10 + 20 30 आपका आ गया। तो एक्चुअल पाथ जितना कम ज़्यादा होगा उतना ही आपका लेंथ निकल के आ जाएगा। तो क्या इसकी डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा? कि मतलब कि इसी ए बी सी को अगर आप आपकी पाथ उतना ही है, ये 10 है ये 20 है, आप इसको ओरिएंटेशन लेकर के कोई और डायरेक्शन ले लें तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली पाथ फॉलो कर रहा है। तो ये 10 है तो 10 ही होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ जंप हो जाएगा। वो कैसे हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उस पर क्या होगा कि आपको पॉइंट ए से कितना क्लोजर डिस्प्लेसमेंट फर्क पड़ेगा, पॉइंट आपका नजदीक है, इस साइड है या फिर इस साइड है, इन सब चीजों से उसमें फर्क पड़ेगा। आप इस ग्राफ को टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना लीजिए, आपको एक्चुअल पाथ फॉलो करके ही आपको निकालना पड़ेगा कि लेंथ कितनी है पाथ की, उसको पाथ लेंथ बोलते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। इसी तरह आपका होगा टाइम। आप स्टॉप वॉच लेकर के किधर भी आप अपना ओरिएंटेशन है, अपना फेस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी कर लीजिए, आपका टाइम पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिस्टेंस कवर्ड, अच्छा तो मैंने बता दिया लेंथ के साथ डिस्टेंस कवर्ड। मोर प्रिसाइजली ये आपका वर्ड है। ऐसे स्पीड, टेम्परेचर और ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी आपको मिल जाएंगी जो स्केलर क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडिड
subtracted, multiplied, divide using ordinary law of algebra। मतलब सिंपल, जैसे हम दो चीजों को ऐड करते थे तो उसके अंदर है 2+3, हम सिंपली इसको 5 कर सकते हैं क्योंकि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। जब डायरेक्शन आएगी तो हम सिंपल जो ऑपरेशन है वो नहीं लगा पाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए होता, ये कोई बी होता, तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे मैं बताऊंगा। तो हम इनको सिंपली ऐसे 2a और 3b यहाँ सेम सेम भी अगर होते तो हम उनको डायरेक्टली इनको 5 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का भी उसमें रोल है कि फाइनल जो नेट डायरेक्शन निकल के आएगी वो क्या आएगी, तो उसका भी उसमें रोल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मैं ले लूं, अगर मास ले लेते हैं, मास हमारे कोई 5 किलोग्राम है, तो 5 और केजी, इसमें देखेंगे कि मैग्नीट्यूड है वो साथ में यूनिट है, इसमें कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कहीं डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह आप कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सिमिलर ही पैटर्न देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट हम वही डिस्कस करते हैं जो है वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स। ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज और वेक्टर्स। तो इसमें लिखते हैं द फिजिकल quantities that have magnitude as well as direction are called vector quantities और वेक्टर्स। यानी कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने से अगर क्वांटिटी में कुछ फर्क आ रहा है तो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि डायरेक्शन आप चेंज करें तो उसमें कुछ फर्क ना आए, लेकिन इन जनरल अगर वो चेंजेस होती हैं तो आपका क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। वेक्टर को समझने के लिए बहुत आसान मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है, यहाँ पे टीचर बैठा है, उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट ए है, यहाँ पे स्टूडेंट बी है, और अब बाहर कोई टीचर से बात कर रहा है, कोई टीचर, ये टीचर 1 है, ये कोई टीचर 2 है। तो टीचर 1 टीचर 2 से कहता है कि जो स्टूडेंट ए है वो मुझसे 2 मीटर दूर है, और टीचर 1 ये भी कहता है कि जो स्टूडेंट 2 है वो मुझसे 2 मीटर दूरी पे है। पर इन दोनों केसेस में फर्क क्या है? अब ऐसा तो है नहीं कि और भी सेम पोजीशन पे है, तो 2 मीटर आपका किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। पर अगर वो प्रिसाइजली ये बता दे, प्रिसाइजली वो ये बता दे कि अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ कि डायरेक्शन जो है आपका और साउथ है, ये आपका ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी और एक डायरेक्शन ये होगी। इसको आप यहाँ तो एक्स वाई मान लीजिए, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में इसको बता सकते हैं कि जो T1 जो है वो है आपका वेस्ट नॉर्थ, या नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं आप, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में 2 मीटर दूर है। और फिर ये कहेगा टीचर 1 की जो स्टूडेंट बी है वो है आपका ईस्ट नॉर्थ में, या नॉर्थ ईस्ट आप कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में 2 मीटर दूरी पे है। यानी कि अब ये स्पेसिफाई हो गया पार्टिकुलरली कि ये दोनों केस अलग अलग है।
इस इंफॉर्मेशन से ये नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में बैठा है। यानी जहां हम डायरेक्शन इन्वॉल्व करते हैं, तो अगर अब मुझसे कोई पूछेगा कि हाँ स्टूडेंट ए है, तो मैं उसको टीचर से कितना दूर बैठा है ये बता पाऊंगा, और किस पोजीशन पे किस डायरेक्शन में बैठा है मैं वही बता पाऊंगा। तो इसका मतलब कि 2 मीटर और साथ में जो ये नॉर्थ वेस्ट है, अगर मैं ये लिख दूं तो ये आपका जो है ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह तो स्टूडेंट बी के लिए अगर मैं लिख दूं कि ये आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, एन ई, तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और इसी को अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें, जो हम जनरली मैथ में कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, हम एक्स यूज करते हैं। अगर मैं टीचर को मान लूं कि वो ओरिजिन में बैठा है और स्टूडेंट ए यहाँ पे है और स्टूडेंट बी यहाँ पे है, और ये कोऑर्डिनेट मान ली मैंने कि ये जो है मेरा 1 है, एक्स में 1, मतलब यहाँ ले लेता हूँ 1 1 है, और ये आपका है 1 -1 और 1 है, क्योंकि ये -y हो एक्स होगा, ये एक्स है, ये y है, और ये आपका -y होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टीचर से स्टूडेंट ए की दूरी निकाली जाए, इसको मैं टी ए लिख रहा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि जी वो तो 1 1 पोजिशन जो है उस पर बैठा हुआ है, या फिर आप ए ओ निकालेंगे, या फिर आप अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, सिंपल कोऑर्डिनेट लिखना चाहें, तो आप उनके साथ क्या लिखेंगे कि ये आपका जो है एक वेक्टर है टी से लेकर के ओ तक, टी ए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, अगर मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखूं तो -1 एक्स कैप, और आपका ये 1 और ये वाई कैप, और ऐसे ही अगर टी भी लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1 एक्स कैप और 1 वाई कैप, यानी कि ये -एक्स कैप प्लस वाई कैप, और ये आपका एक्स कैप प्लस वाई कैप। ये एक्स कैप वाई कैप है क्या, ये आपके जो हम डायरेक्शन लेते हैं ये वो है कि एक्स में कितना दूर है, तो एक्स जो यूनिट वेक्टर होता है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सब चीजें। पर अभी आप जान लीजिए कि यूनिट वेक्टर वो होता है कि जो डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका यूनिट वेक्टर जो होता है, जो कैप लगा रखा है, ये यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं इसको लगा दूंगा किसी एक क्वांटिटी के साथ, तो ये उसकी डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 5 एक्स कैप, इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में जो है ये 5 यूनिट जो है वो है ये। इस तरीके से इसको बता सकते हैं कि 5 यूनिट है ये, या जो भी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता हो। तो और एक सेंटीमीटर मतलब एक डायरेक्शन में, अगर वाई लगा दूंगा तो वाई में है। तो ये बताने के लिए है, यानी कि अब मैं प्रिसाइजली ये बता पा रहा हूँ कि ये दोनों बंदे जो हैं ए और बी कैसे और कहाँ बैठे हैं। इसका मतलब डायरेक्शन जो है अगर वो हमें पता चल जाए, तो हमें उसकी एग्जैक्ट जो है लोकेशन पता चल जाएगी, और एग्जैक्ट जो उसकी फिजिकल क्वांटिटी हम उसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाएंगे। तो इसमें आपके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आई थिंक मैंने लिखवा दिए हैं, लिखता हूँ, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेक्टर को लिखते कैसे हैं, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है, ये अगेन ये बना दिया मैंने, और मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि एक 5 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस ले लिया है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली ए से बी पॉइंट ऐसे बनाते हैं, और जिस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है वहां पे हम उसका एरो लगा देते हैं। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर इसका मेन रोड होगा। तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को शॉर्ट में अगर हम लिखते हैं जब मैथमेटिकली, तो इसको लिखेंगे ए बी, ए बी, ये इसकी नोटेशन है, यानी ए से बी। और जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं, जो इसका ओरिजिन का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टेल। और आपका जो ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हेड। ओरिजिन ऑफ द वेक्टर जो है उसको टेल बोलते हैं, सॉरी टेल स्पेलिंग ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एरो हेड जो है, एरो हेड बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर। ये इसकी जो एरो बनाया मैंने, मैं लिख देता हूं, जो राइटिंग ऑफ वेक्टर है
वो तो मान लीजिए वेक्टर वी है, तो उसको तो एरो से ब्लेंड करेंगे। अपने केस में जैसे ए बी था, तो ये ऐसे हो जाएगा। और ग्राफिकली जो है, ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वो, ये जो ए से बी हमने बनाया था, और जितना इसका यूनिट था, हमने एग्जाम्पल लिया था 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे मैं 5 सेंटीमीटर दे रहा हूँ, ये है आपका। अब इसमें एक पॉइंट हम और नोट कर सकते हैं कि वेक्टर जो वेक्टर है, वेक्टर कैन नॉट बी एडिड, subtracted और मल्टीप्लाइड, या इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। इनके लिए क्या चाहिए हमें, वी हैव टू यूज लॉज ऑफ वेक्टर। वो आपके धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे कि लॉज ऑफ वेक्टर क्या है। जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। तो ये जो है, वी हैव टू यूज लॉज ऑफ वेक्टर, इनके अकॉर्डिंग ही इनका एडिशन होता है। यानी कि सिंपल रूल यहाँ पे जो है, सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब फॉलो हम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल लीड टू रॉन्ग रिजल्ट। और डिवीजन के लिए जो स्पेशली ये है, मैं लिख देता हूँ इसको। हमने यहाँ पे एडिड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन लिखा है। द डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई अनदर वेक्टर is not a valid operation in वेक्टर अलजेब्रा। ये भी वैलिड नहीं है। इसके लिए भी हम उन चीजों को पहले मैग्नीट्यूड को अगर डिवाइड करना तो उनको कन्वर्ट करते हैं, तब जाके डिवाइड करते हैं। अदरवाइज सिंपल ऐसा नहीं है कि आप चीजों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, बिकॉज द डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाई ए डायरेक्शन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। आप नंबर्स को तो डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप किसी डायरेक्शन से कैसे डिवाइड करें। तो इसीलिए जो सिंपल रूल्स हैं, सिंपल जो रूल्स हैं फॉलो नहीं होते हैं, और डिवीजन तो इसमें वेक्टर अलजेब्रा में भी आपका फॉलो नहीं होता है।